हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो अपन डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसी में आज का अपना टॉपिक है पोलराइजेशन ध्रुवण। ठीक है, तो बेसिकली अपन जो अपना बीएससी सेम थर्ड का पेपर होता है फिजिक्स का ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसी में एक टॉपिक डिस्कस किया था इंटरफेरेंस व्यतिकरण। ठीक है, उसके दो पार्ट अपन ने डिस्कस किए थे और ये अपने पास है पोलराइजेशन ध्रुवण। इसका पार्ट फर्स्ट अपन आज करेंगे। ओके, अब देखो ये जो अपना सीरीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, इसमें अपन चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इतना टाइम नहीं है कि अपन डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करना हो तो आई स्टडी ऑनलाइन के ऐप पर सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट को मीडियम का प्रॉब्लम हो, लाइक अपने पास हिंदी इंग्लिश, तो आई स्टडी ऑनलाइन के ऐप पर दोनों मीडियम के अलग अलग लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, एंड जो अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि जो अपने 3-4 साल में बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, और इतना करके आप पेपर को इजीली 80% तक अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, बट जो क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ उसमें से आपको एक भी स्किप नहीं करना। ठीक है, एंड किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अपने टॉपिक पोलराइजेशन की ध्रुवण की। ओके, तो सबसे पहले अपन ये डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन क्या होता है। उससे पहले अपन ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। अगर एक चार्ज पार्टिकल जो कि रेस्ट पर है, एक चार्ज पार्टिकल है जो कि रेस्ट पर है, तो ये अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अपने चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करेगा ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक चार्ज पार्टिकल जो कि रेस्ट पर है, तो एक रेस्ट में चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, एंड अगर ये चार्ज पार्टिकल किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करे, उस केस में ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, कांस्टेंट। ठीक है, तीसरा केस, अगर ये चार्ज पार्टिकल किसी एक त्वरण से त्वरित गति करे, मीन्स इसका वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ चेंज होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, इस केस में ये प्रोड्यूस करेगा एक टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और एक टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बेसिकली अगर एक चार्ज पार्टिकल जो कि रेस्ट पर है वो प्रोड्यूस करता है एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करे तो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी एक त्वरण से त्वरित गति करे तो ये क्या करता है, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये टाइम डिपेंडेंट है, और इनमें जो चेंज आता है टाइम के साथ वो आता है पीरियोडिकली। क्या आता है, एक पीरियोडिकली चेंज आता है। ठीक है, देखो अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा, इस तरह से क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। इसी तरह अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड की तो ये इसके परपेंडिकुलर इस दिशा में वाइब्रेट करेगा। किस दिशा में, इस दिशा में। ठीक है, अगर अपन इन दोनों का साथ में वाइब्रेशंस करवाएं तो बनती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बनती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब बात सुनो ध्यान से कि अपने पास क्या होता है, एक अपने पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वेव क्या होती है, ठीक है, वेव बनती कैसे है, वेव होती क्या है। ठीक है, ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पानी अपने पास है, पानी का समुंदर है, ये पानी की नदी है। ठीक है, अगर उसके अंदर एक पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, पहले अपने पास पानी इस तरह से था, पानी के सभी पार्टिकल अपनी जगह आराम से बैठे हुए थे। ठीक है, जब इसमें मैंने पत्थर फेंका
तो यहाँ के पानी के जो पार्टिकल्स है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो डिस्टर्ब हुए हैं, वो अपनी जगह से कुछ डिस्टर्ब हो चुके हैं, उनमें एक डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है। देन माना ये अपने पास है पानी, और ये यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है। ओके, अब जो डिस्टर्बेंस है, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं जिनमें एक डिस्टर्बेंस आया, एक वाइब्रेशन आया है, ये क्या करेगा, ये डिस्टर्बेंस अपने आगे वाले वाटर के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ से डिस्टर्बेंस यहाँ पर आएगा, ये सभी जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये ट्रांसफर करेंगे अपना वाइब्रेशन अपने आगे वाले को। इसी तरह यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये क्या करेंगे, अपने से आगे वाले वाटर के मॉलिक्यूल को डिस्टर्बेंस करेंगे, उनको भी डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से पहले डिस्टर्बेंस यहाँ पर था, अब डिस्टर्बेंस यहाँ तक आ चुका है, इसी तरह ये डिस्टर्बेंस आगे भी जाएगा। तो बेसिकली ये जो डिस्टर्बेंस है जो कि मूव कर रहा है, इसी को बोलते हैं वेव। वेव वैसे कुछ होता नहीं है, वेव बस एक डिस्टर्बेंस को बोलते हैं, ठीक है। तो जो डिस्टर्बेंस मोशन कर रहा है उसी को वेव बोला गया, ठीक है। एंड ये जो वेव है ये करती क्या, ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। पहले इसके पास एनर्जी था, अब एनर्जी इसके पास आ चुका है, इस वाटर मॉलिक्यूल के पास आ चुका है। पहले इसके पास था, अब इसके पास आ गया। इसका मतलब एनर्जी क्या हुई है, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हुई है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, वेव हो चुका है। ओके, अब देखो, तो बेसिकली जो वेव है उसके दो नेचर होते हैं, कौन कौन से, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल नेचर, अनुप्रस्थ प्रकृति, एक होता है ट्रांसवर्स नेचर। ये तो अपने पास है अनुदैर्ध्य, एक है अनुप्रस्थ। ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, सारा इस चैप्टर का बेसिक है ये। अगर आपको ये नहीं समझ आएगा तो आगे की चीजें, आगे के क्वेश्चन से थोड़े टफ लगेंगे, ठीक है। तो ये पूरा इस चैप्टर का बेसिक है। ओके, अब देखिए, तो वेव के दो नेचर पॉसिबल होते हैं, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल नेचर, अनुदैर्ध्य प्रकृति, एक होता है ट्रांसवर्स नेचर, अनुप्रस्थ प्रकृति, ठीक है। अब देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, एक साउंड वेव। जैसे एक साउंड वेव होती है तो वो कब बनती है, जब मैं कुछ बोलती हूँ, अगर मैं कोई साउंड निकालूंगी, ठीक है, तो जब मैं साउंड निकालती हूँ तो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स आपस में ऐसे से एडजस्ट किए हुए हैं। ओके, जब मैं एक साउंड निकालूंगी तो जो पार्टिकल्स हैं वायु के, वो पार्टिकल्स आपस में क्या करेंगे, वाइब्रेशंस करेंगे, क्योंकि इनको डिस्टर्बेंस किया गया है, ठीक है। जब मैं कुछ बोलूँगी, कोई साउंड निकालूंगी, तो ये जो पार्टिकल है ये डिस्टर्ब होंगे, और ये जो डिस्टर्बेंस है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और एक एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। ओके, तो ये जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है इसी को बोलते हैं साउंड वेव। अब इस केस में ये जो पार्टिकल है इनका वाइब्रेशन इस तरह हो रहा है, और वेव भी इसी दिशा में गति कर रही है, ठीक है। तो जब किसी मीडियम में पार्टिकल के वाइब्रेशंस और वेव का जो डायरेक्शन है, वेव के प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन है वो सेम हो, तो ये जो अपना नेचर है वेव का उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल नेचर। इसका मतलब जो साउंड वेव अपने पास है वो कैसी है, एक लॉन्गिट्यूडनल नेचर की वेव है, ठीक है। इसी तरह से बात करें ट्रांसवर्स की, देन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने पास है उसमें क्या होता है, एक दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस, एक दिशा में मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस, और इस दिशा में डिस्टर्बेंस मूव करेगा, इस दिशा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गति करेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो मीडियम में वाइब्रेशंस होते हैं उसकी दिशा और वेव के प्रोपोगेशन की दिशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये एक ट्रांसवर्स नेचर की वेव है, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने पास क्या है, एक ट्रांसफर नेचर की है, और साउंड वेव क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है, ठीक है। अब देखिए आगे, तो बेसिक चीजें यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब डिस्कस करेंगे अपन
पोलराइजेशन क्या होता है, और जो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो प्रकाश के वेग से द स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, जिसका मान क्या होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो तो इस दिशा में, एक सेकेंड, देखो ये अपने पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये देख, ये देखो ये अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनकी वजह से जो डिस्टरबेंस ट्रेवल करेगा उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोलराइजेशन क्या होता है। तो ओके, तो अगर बात करें अपन एक नॉर्मल लाइट की, तो जो लाइट अपने को सन से प्राप्त होती है या जो लाइट अपने को एक ट्यूब लाइट से प्राप्त होती है वो एक नॉर्मल लाइट होती है। उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अपन जब पढ़ेंगे पोलराइजेशन उसमें अपन हमेशा इसी की बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को अपन नेगलेक्ट करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होता है वो क्या करेगा, वो कोई भी अपने पास फोटोग्राफी प्लेट होती है जो अपने आंख का रेटिना होता है, मतलब सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है। ठीक है, अपन एक फोटोग्राफी प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन इफेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आंख के रेटिना के द्वारा भी अपन एक इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड के कंपेयर में। ठीक है, देन इसी को अपन यहाँ पे पूरे चैप्टर में कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब बात करेंगे नॉर्मल लाइट की, तो नॉर्मल लाइट में क्या होता है, नॉर्मल लाइट के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो सभी डायरेक्शन में होते हैं। ओके, जो अपना प्रोपगेशन ऑफ वेव है उसके परपेंडिकुलर होता है, बट सभी डायरेक्शन में होता है। इस तरह से एक प्लेन के हर पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। तो ये जो लाइट है इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश। तो जो सन से लाइट आती है वो आती है अध्रुवित, अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, बट अगर जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है वो किसी एक स्पेशल डायरेक्शन में कर दें, या फिर मान सकते हैं इस तरह से, तो ये अपने पास क्या है, पोलराइज लाइट है, ध्रुवित प्रकाश है। तो अगर अपने पास एक लाइट जो सन से आती है या अपन ट्यूबलाइट से जो लाइट आती है उसको मान सकते हैं, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस एक प्लेन में हर दिशा में होते हैं, हर दिशा, हर पॉसिबल दिशा में होते हैं। तो ये जो लाइट है उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। बट अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस है वो किसी एक डायरेक्शन में हो तो ये जो लाइट है उसको बोलते हैं पोलराइज लाइट। ठीक है, अब देखो, अब जो अपनी पोलराइज लाइट होती है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो अपने पास है प्लेन पोलराइज लाइट, एक तो क्या होती है, प्लेन पोलराइज लाइट। एक अपने पास क्या होती है, सर्कुलर पोलराइज लाइट। एक होती है इलिप्टिकल पोलराइज लाइट। ठीक है, देन अगर अपने पास जो लाइट पोलराइज लाइट अपनी तरफ आ रही है, अगर वो एक प्लेन के रूप में आए तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अगर वो एक सर्कुलर फॉर्म में आए तो क्या बोलते हैं, सर्कुलर पोलराइज लाइट। अगर वो इलिप्टिकल फॉर्म में आए तो बोलते हैं इसको इलिप्टिकल पोलराइज लाइट। ठीक है, तो ये अपना सारा बेसिक था जो डिस्कस कर लिया अपन ने। ओके,
अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे जो अपना एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, एक सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट है और एक एलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट है। इनकी कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है और इनका एक प्रोडक्शन होता है कि इनको अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं अपन अपनी पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपने पास क्या है, एक समतल ध्रुवित प्रकाश, एक वर्तीय, एक दीर्घवर्तीय प्रकाश क्या होता है वो आपको बताना है, और सिद्ध कीजिए कि समतल ध्रुवित प्रकाश, वर्तीय ध्रुवित प्रकाश और दीर्घवर्तीय ध्रुवित प्रकाश। तो बेसिकली आपको करना है क्या, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। उसके बाद आपको ये बताना है कि जो अपना प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, सर्कुलर, इलिप्टिकल लाइट है, इनकी कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, इनको कैसे प्राप्त करने कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आज की क्लास में अपन बस इसी को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। तो अपन इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना, ठीक है। तो अब करते हैं इसको, देखो और ये अपना टॉपिक है प्लेन पोलराइज्ड लाइट तथा सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट का उत्पादन, उनको अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनकी क्या क्या कंडीशंस है, सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट तथा इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट जो अपने पास है, अगर एग्जाम में पूछे उनकी डेफिनेशंस क्या क्या होगी, उनके बारे में कुछ पूछ सकता है तो आपको क्या लेकर आना। और जो अपना टॉपिक है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलर, इलिप्टिकल, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो इनको स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट क्या होती है और सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। इनकी अगर परिभाषा की बात हो तो आप क्या लिख कर आओगे वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए एक सेकेंड, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट अपने पास क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। एक अपने पास इक्वेशन है जिसके अंदर ई वेक्टर इक्वल अक्स केप E1 अपने पास नोट है ई की पावर आयोटा अल्फा 1 प्लस वाई कैप E2 ई की पावर आयोटा अल्फा अपने पास 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा आयोटा अल्फा 1 एक जनरल केस की बात करें तो, और यहाँ पर क्या होगा आयोटा अल्फा 2, और ये होती है एक पोलराइजेशन के लिए नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। देखो इस तरह से ये रही, देखो तो ये अपने पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पोलराइजेशन। ओके, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल आवेशित गति करता है, आवेशित त्वरित गति से गतिशील हो, तब यह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो कि समय के ऊपर डिपेंड करते हैं और पीरियोडिकली क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। ये मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की है अभी। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के डिस्टरबेंस के कारण, देखो विक्षोभ के कारण, डिस्टरबेंस के कारण क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग बनती है, विद्युत चुंबकीय वेव बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं उनके जो कंपन है, वाइब्रेशंस होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। एंड विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत प्लेन्स में वाइब्रेशंस करते हैं। अब देखो, जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस है और जो अपना वेव प्रोपगेशन है,
वो जो अपना प्लेन होता है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस या फिर कंपन तल, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास जिस दिशा में वाइब्रेट करता है, ये दिशा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये है वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन। तो ये जो अक्ष वाई प्लेन है, इस प्लेन को बोलते हैं कंपन तल, प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है। एंड ये जो अपना अक्ष है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, और ये अपने पास जेड है, तो इनका जो प्लेन है उसको बोलते हैं अपन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस है, ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर बात करें अपन ई नोट की, तो ई नोट जो है विद्युत क्षेत्र का एम्पलीट्यूड होता है, और ये इसका एक्स एंड वाई कंपोनेंट है, ठीक है। दे इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ये पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, और ये अपने पास क्या होगा, ई वेक्टर को पूरा अपन ने इस तरह लिखा है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, इसका वाई कंपोनेंट है, ठीक है। और टाइम के साथ क्या हो रहा है, पीरियोडिकली चेंज होगा, देखो यहाँ पर। और ये अपने पास क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2, ये फेज को दर्शाते हैं, ठीक है। तो टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से चेंज होगा, ओके। देखो ये अपने पास है विद्युत चुंबकीय तरंग की ध्रुवण अवस्था, ठीक है। लिखिए इसको। अब देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, तो अगर अल्फा 1 ये फेज है, ठीक है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का मान क्या हो, एम पाई हो, एम का मान 0 1 2 3 हो, इस केस में जो लाइट अपने को प्राप्त होगी वो क्या होगी, एक प्लेन पोलराइज लाइट होगी, ठीक है। तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2 को इक्वल एल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका मान 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, ठीक है। देखिए आगे, देखो, तो यदि अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का मान एम पाई हो, तब विद्युत चुंबकीय वेव तथा इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस एक ही प्लेन में होते हैं, और इस स्थिति में प्लेन पोलराइज, जो अपने पास पोलराइज लाइट होती है वो एक प्लेन पोलराइज लाइट होती है, ठीक है। सेकंड देखते हैं अपन सर्कुलर पोलराइज लाइट। ये देखिए, अगर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, इसका मान क्या हो, प्लस माइनस पाई बाय 2 हो, ठीक है। तो ये तो अपने पास फेज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्स केव कंपोनेंट का, और ये है वाई केव कंपोनेंट का। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस प्लस माइनस पाई बाय 2 हो, और ये अपने पास क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट क्या है, इक्वल है एम्पलीट्यूड के, तो ये जो अपने पास होगा इसके अंदर जो लाइट मिलेगी वो होगी सर्कुलर पोलराइज लाइट, ठीक है। तो बेसिकली मैंने अल्फा 2 की जगह लिख दिया अल्फा 1 प्लस पाई बाय 2, ई की पावर एयोटा पाई बाय 2 क्या होता है, एयोटा होता है, ठीक है। तो ये जो अपनी लाइट है ये एक सर्कुलर पोलराइज लाइट है, बस इतना ही आपको एग्जाम में लिख कर आना है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं इलिप्टिकल पोलराइज लाइट की। तो अगर एग्जाम में पूछे इलिप्टिकल पोलराइज लाइट के बारे में, तो आपको लिख कर आना है, अगर E1 और E2 इनका मान इक्वल ना हो, और अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 क्या हो, प्लस माइनस पाई बाय 2 हो, तो उस केस में क्या था, इनका एम्पलीट्यूड का दोनों कंपोनेंट इक्वल था, बट यहाँ पर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, एक सर्कुलर पोलराइज लाइट है, ठीक है। लिखो इसको। अब बात करते हैं अपन इनकी कुछ स्पेशल कंडीशंस को। तो क्वेश्चन अपने पास ये था, क्वेश्चन अपने पास क्या था, समतल ध्रुवित, वर्तीय ध्रुवित, दीर्घवर्तीय ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, तो ये डिस्कस किया है अपने, यहाँ तक आपको लिख कर आना है। अब बात करते हैं, सिद्ध कीजिए कि समतल ध्रुवित और वर्तीय ध्रुवित तथा दीर्घवर्तीय प्रकाश की विशिष्ट अवस्थाएं, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इन तीनों की एक स्पेशल कंडीशन डिस्कस करनी है, ओके। या तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, या क्वेश्चन ये आ सकता है कि
प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, इलिप्टिकल पोलराइज लाइट और सर्कुलर पोलराइज लाइट, इनको अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इनकी अलग अलग कंडीशन डिस्कस कीजिए। तो आपको क्या करके आना है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो बेसिकली देखो इसको समझते हैं पहले। ये अपना मेन टॉपिक है, सर्कुलर और इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये हर बार, या तो आपको ये पूछेगा इनकी अलग अलग कंडीशंस क्या होगी, वो अभी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरह आए, प्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकल एंड सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो आपको यह टॉपिक करके आना होगा, ठीक है। देखिए ओके, अब देखो, तो अगर ये क्वेश्चन आए इनका प्रोडक्शन किस तरह से होगा, तो आपको यहाँ से करके आना होगा। और अगर ये क्वेश्चन आए कि इनकी स्पेशल कंडीशंस को डिस्कस कीजिए, तो आपको आगे से करके आना होगा, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये अपने पास एक निकोल प्रिज्म है, एक निकल प्रिज्म है, ठीक है। जब इसके ऊपर एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है, तो ये क्या करेगा, ये इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेंज करता है, ठीक है। जब एक जो अपने पास निकल प्रिज्म होता है, ये इस तरह से बनाया हुआ होता है कि जब इसके ऊपर एक अपने पास अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है, तो उसको ये क्या करेगा, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेंज करेगा, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये अपने पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, और जो एक क्रिस्टल होता है स्पेसिफिक टाइप का, कैल्साइट क्रिस्टल, ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्रिस्टल होता है, ठीक है। और ये एक, इसको नेगेटिव क्रिस्टल भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्साइट क्रिस्टल एक स्पेसिफिक टाइप का क्रिस्टल होता है जिसके द्वारा निकोल प्रिज्म को बनाया जाता है, ठीक है। इस निकोल प्रिज्म के ऊपर जब एक अनपोलराइज्ड लाइट आपतित होती है, तो ये क्या करेगा, अनपोलराइज्ड लाइट को दो लाइट्स में स्प्लिट करेगा, ब्रेक करेगा। एक को बोलते हैं ओ रे, एक को बोलते हैं ई रे, ठीक है। ये अपने पास ओ रे है, साधारण किरण, ऑर्डिनरी रे, ठीक है। और ये है ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, असाधारण किरण, ओके। अब देखिए, अब जब जो अपना निकोल प्रिज्म है उसको इस तरह से बनाया जाता है कि जब इसके ऊपर ये लाइट दो में ब्रेक होती है, तो एक को क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, और एक को यहाँ से पास होने देता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको इस तरह से बनाते हैं इस निकोल प्रिज्म को कि एक लाइट यहाँ पर क्या होती है, अब्जॉर्ब हो जाती है, और एक लाइट बाहर निकलती है, ठीक है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट अपने पास है। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वापस किसी एक कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। अब ये जो अपना क्रिस्टल है किसी भी एंगल पर हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर देखिए, अगर जो अपने पास ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं, तो इसका एंगल क्या हो, इससे थीटा एंगल बनाए, या ये बोल सकते हैं अपन कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह वाइब्रेट कर रहा है, तो जो कैल्साइट क्रिस्टल अपने पास है यहाँ पे, ठीक है, उससे उसकी जो एक्सिस है उससे थीटा एंगल बनाता हो, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ई नोट कोस थीटा, इसके अलोंग ए क्या होगा, ई नोट साइन थीटा होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो बेसिकली आप इतना याद रखो कि निकोल प्रिज्म में क्या होता है, एक ऐसा अपने पास क्रिस्टल होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसकी सहायता से एक अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेंज किया जाता है, ठीक है। ये निकोल प्रिज्म के ऊपर जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट आपतित होगी, वो दो लाइट में ब्रेक होती है, एक तो साधारण किरण ऑर्डिनरी रे, एक होती है असाधारण किरण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, दो में क्या होती है, ब्रेक होती है, ठीक है। अब देखो, अब जो ऑर्डिनरी रे है उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है निकोल प्रिज्म के द्वारा, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है, ठीक है। और ये क्या होती है, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है,
ठीक है, बस ये ध्यान रखना। और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास जो है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो कोस थीटा होगा, एक क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये अपने पास है ई नोट कोस थीटा, अपने पास क्या, ई नोट किरण के विद्युत क्षेत्र का आयाम है ई किरण का। ठीक है, ए नोट साइन थीटा अपने पास क्या है, जो ओ किरण है उसके विद्युत क्षेत्र का आयाम है। ओके, अब देखिए, एक तो अपने पास ई रे, एक अपने पास ओ रे थी। ई रे के जो वाइब्रेशंस है वो इस तरह से है, तो ये जो कंपोनेंट है वो ई रे के एम्पलीट्यूड का है। और जो अपने पास ओ रे है, ओ रे के वाइब्रेशंस क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस तरह से है। तो इसका जो कंपोनेंट एम्पलीट्यूड का ई नोट साइन थीटा है। और ई नोट अपने पास क्या है, इनका रिजल्टेंट है। ई नोट क्या है, इनका रिजल्टेंट है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो अपना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट है, ई नोट कोस थीटा, ई नोट साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से म्यू नोट अपने पास क्या है, ओ किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, जो निकोल प्रिज्म होता है उसको कैल्साइट क्रिस्टल का यूज करके ही बनाया जाता है। ओके, अब देखिए, और म्यू ई है ई किरण के लिए क्रिस्टल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और जो अपने पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर आपतित होती है। ओके, अगर ये यहाँ से पास हो जाए इसका मतलब ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, और जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो अपने पास परपेंडिकुलर, एक अपने पास हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब देखिए आगे, अब जो दो किरण अपने पास है, जो दो किरण अपने पास है उनके अंदर बात करते हैं अपन पाथ का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो जो अपनी दो किरण है उनके पाथ के डिफरेंस की बात करेंगे। अब पाथ का डिफरेंस अपने पास क्या होगा, ये होगा, ये दोनों के बीच पाथ का डिफरेंस होगा। ठीक है, देखिए म्यू नॉट ओ रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू ई ई रे के लिए। ठीक है, तो ये है इनका पाथ का डिफरेंस। और फेज का डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो बेसिकली ये अपने पास ई रे के लिए, और ई रे के लिए इसको लिखेंगे एम्पलीट्यूड है सिंपल, ये साइन है। ओ रे के लिए ये एम्पलीट्यूड होगा। तो अपन ने ये माना कि जो ओ रे है और जो ई रे है इनके बीच का फेज का डिफरेंस अपने पास क्या है, डेल है। इनके बीच क्या है, डेल का फेज डिफरेंस है, ये अपन ने एज्यूम किया है। ठीक है, इसको इन अपने ई नोट कोस थीटा को ए माना, इसको अक्स माना, ई नोट साइन थीटा को बी माना, इसको अपने वाई माना। ठीक है, तो अक्स ई एक्स की जगह अक्स लिखा, ई वाई की जगह मैंने वाई लिखा, ई नोट कोस थीटा की जगह ए, ई नोट साइन थीटा की जगह बी लिखा है। साइन ओमेगा टी प्लस टेल, ये साइन ओमेगा टी है। ठीक है, तो बेसिकली दो किरण है ई और ओ, इनके बीच का फेज का डिफरेंस क्या है, डेल है। इनका एम्पलीट्यूड ई का ई नोट कोस थीटा है जिसको ए मान रहे हैं, और ओ का है ई नोट साइन थीटा जिसको बी मान रहे हैं। ठीक है, लिखो इसको पहले, देखिए आगे। ठीक है, यहां तक। अब ये अपने पास x का मान आ चुका है, ये y का मान आ चुका है। x अपॉन ए को ये लिख सकते हैं, तो x अपॉन ए, इसको ओपन कर दिया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी से। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब देखो साइन ओमेगा टी को लिख सकते हैं y अपॉन बी, तो यहाँ पे लिखा y अपॉन बी।
कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये अपने पास है इस तरह से, ठीक है। अब इस टर्म को इस साइड लेकर जाएंगे और ये अपने पास बचेगा, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। दोनों साइड क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे इस तरह से, ओके। तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ओके। इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल माइनस 2xy कोस डेल अपॉन ए पी, और ये यहाँ पर होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए इस टर्म को इस साइड लेकर आ गए तो ये यहाँ से कॉमन आएगा तो बचेगा कोस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल, तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो चुका है, ओके, इस तरह से। और ये अपने पास क्या है, एक जनरल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस माइनस 2xy कोस डेल अपॉन ए बी इक्वल साइन स्क्वायर डेल, ये एक जनरल इक्वेशन है। अब डिस्कस करेंगे अपन कंडीशंस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट और सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर एंड प्लेन एंड इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट, तो आपको ये पूरा टॉपिक करके आना है, ठीक है। या एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट क्या होती है और इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, तो सबसे पहले आपको इनका डेफिनेशन लिख कर आना है। उसके बाद क्वेश्चन में आगे है डिफाइन या फिर डिस्कस स्पेशल कंडीशंस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट और इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट, तो आपको इसके आगे से करना, ये टॉपिक नहीं करना उस केस में, इसके आगे डिस्कस करेंगे, जो भी वो करके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। तो अगर स्पेशल कंडीशंस की बात आए तो आपको ये टॉपिक करके आना साथ में, ओके। अगर प्रोडक्शन की बात आए तो आपको अभी जो डिस्कस किया है वो करके आना, ठीक है। अब देखिए अगर सबसे पहला पॉइंट है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर डेल का मान अपने पास क्या हो, 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई तक, मीन्स बेसिकली ई और ए के मध्य जो फेज का डिफरेंस है, अगर उनका मान 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, उस केस में साइन डेल, साइन 0, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई क्या होता है, 0 होता है, और कोस 0, कोस 2 पाई, कोस 4 पाई क्या होता है, 1 होता है। तो साइन का मान 0 पुट करेंगे और कोस का मान 1 पुट करेंगे, इस तरह से, ठीक है। इसको लिख सकते हैं x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी का स्क्वायर, ये इसको अपन लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर को हटा सकते हैं, ठीक है। देन अब ये देखिए ये y और x क्या है, लीनियर प्रोपोर्शनल है, देन आफ्टर ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। तो ये एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसका मतलब अगर डेल का मान, अगर ई रे और ओ रे के मध्य जो फेज का डिफरेंस है 0, 2 पाई, 4 पाई इस तरह से हो, तो आपको मिलती है एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अगला बात करते हैं अपन इलिप्टिकल के लिए। अगर डेल का मान, अगर अपना फेज का जो डिफरेंस है वो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2n+1 पाई हो, इस केस में तो साइन पाई, साइन 3 पाई, साइन 5 पाई का मान क्या होता है, 0, और कोस के लिए क्या होता है, -1 होता है, ठीक है, इस तरह से। तो इस केस में भी आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलेगा, ओके। इसका मतलब अगर डेल का मान 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई हो, तो आपको मिलती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है,
ठीक है। तो अगर इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से होगा, जो पहले अपने पास कंडीशन थी उसको जब ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आएगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो चुका है, प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, अब डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट। देखिए, डेल इक्वल π/2, 5π/2 हो। ओके, 2n प्लस हाफ पाई मीन्स n का मान तो वही 1 2 3। जब n का मान अपन 0 पुट करेंगे तो π/2, n का मान 1 पुट करेंगे तो 5π/2। ठीक है, तो बेसिकली जो अपना साइन होता है वो साइन क्या होगा, उसका मान 1 होगा, और कोस क्या होता है इस केस में 0 होता है। ठीक है, देखो इस तरह से। तो ये अपने पास क्या है, एक इलिप्स की इक्वेशन है। तो अगर अपना ई और ए के मध्य जो फेज का डिफरेंस है उसका मान π/2, 5π/2 हो, इस केस के अंदर हो, तो अपने पास जो लाइट होती है वो मिलती है एक इलिप्टिकल। ठीक है, देखिए, और अगर ए और बी का मान इक्वल हो तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, और ये अपने पास है एक सर्कुलर पोलराइज लाइट। ठीक है, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 होता है। तो ये एक इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो अगर ई और ए के मध्य जो फेज का डिफरेंस अपने पास है वो अगर अपने पास π/2, 5π/2 हो, और जो दोनों रे है इनका एम्पलीट्यूड क्या हो, समान हो, तब तो क्या होता है, तब मिलती है सर्कुलर पोलराइज लाइट। अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग हो मीन्स ए और बी का मान अलग अलग हो तो मिलती है अपनी इलिप्टिकल पोलराइज लाइट। इसी तरह से नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं, देखो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से। ठीक है, इस केस में जो अपना डायरेक्शन होता है वो होता है इस दिशा में। ठीक है, इस केस में जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अब देखो जब डेल का मान पाई ये हो तो मिलती है प्लेन पोलराइज लाइट। जब डेल का मान π/2, 5π/2 हो तो मिलती है एक इलिप्टिकल पोलराइज लाइट। अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो मिलती है सर्कुलर पोलराइज लाइट। ठीक है, इसी तरह अगर डेल का मान 3π/2 हो, इस रेशियो में हो, ओके, ये तो अपने पास क्या है 2n प्लस हाफ पाई है, n का मान 0, π/2 n का मान 1, 5π/2 n का मान 2 पुट करेंगे तो अपने पास क्या होगा 4 प्लस हाफ 7π/2। एक सेकेंड, 2 इंटू 2 प्लस हाफ, ये 9π/2 आएगा। ठीक है, तो ये 9π/2। ठीक है, बट अगर डेल का मान 3π/2 हो, 7π/2 हो, इस रेशियो में हो, देन आफ्टर जो अपनी लाइट मिलती है वो मिलती है इलिप्टिकल पोलराइज लाइट। अगर एम्पलीट्यूड सेम हो तो क्या मिलती है, सर्कुलर पोलराइज लाइट। बट इस केस में इनका डायरेक्शन क्या होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें मिली है प्लेन पोलराइज लाइट, इसमें मिली है इलिप्टिकल एंड सर्कुलर, एंड डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो सर्कुलर। इसके अंदर सेम सर्कुलर और इलिप्टिकल मिलती है बट डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है। तो ये टॉपिक यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए प्रोडक्शन तो पूरा करके आना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए स्पेशल कंडीशंस तो आपको बस ये कंडीशंस ही लिख कर आनी है। ठीक है, तो ये टॉपिक अपने यहाँ पे पूरा होता है। लिखो इसको पहले, लिखिए इसको। तो ये अपने पास क्या हो गया, अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
देखिए क्वेश्चन अपने पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। ये अभी डिस्कस किया है अपने पहले। प्रकाश के पोलराइजेशन से आप क्या समझते हैं, तो प्रकाश जो पोलराइज होता है तो क्या होता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो जाते हैं, ठीक है। एंड पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट में डिफरेंस क्या होता है, देखो जो पोलराइज लाइट होती है उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, उसके जो अपने पास वाइब्रेशंस हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, बट जो अनपोलराइज लाइट होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सभी डायरेक्शंस में, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होती है, जो अपनी एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक लाइट को पोलराइज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। एक तो जो लाइट पोलराइज हुई है उसको क्या बोलते हैं, पोलराइज लाइट, और जो एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक लाइट को पोलराइज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होती है, वो प्रोसेस जिसके अंदर एक अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में चेंज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। एंड अब देखिए, अब देखो जो अपना पोलराइज लाइट है, एक है अनपोलराइज। जब बात करें इनमें डिफरेंस की, तो एक डिफरेंस तो अपन ने डिस्कस कर लिया, एक और डिस्कस करते हैं, ठीक है। जब किसी अनपोलराइज लाइट को एक पोलराइड से या बोल सकते हैं एनालाइजर से गुजारते हैं, देखो एक तो वर्ड है पोलराइड, पोलराइड क्या होता है, एक वर्ड है एनालाइजर, एक सेकेंड, एक वर्ड यूज में लेते हैं पोलराइड, एक होता है एनालाइजर, विश्लेषक, ठीक है। पोलराइड क्या करता है, पोलराइड अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में चेंज करता है, ठीक है। और विश्लेषक क्या करता है, विश्लेषक वो लाइट पोलराइज हुई है या नहीं हुई है इसको विश्लेषित करता है, इसका एनालिसिस करता है, ठीक है। तो जो एनालाइजर अपने पास है, जो विश्लेषक है, वो ये एनालाइज करता है कि लाइट पोलराइज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अगर किसी लाइट को एनालाइजर से गुजारते हैं तो जो एनालाइजर अपने पास होता है इसके पूरे रोटेशन में अगर लाइट का जो इंटेंसिटी अपने पास प्राप्त होता है, देखो जब यहाँ से अपना लाइट गुजारते हैं, ओके, तो जो अपना एनालाइजर है अगर उसको रोटेट करें अपन तो पूरे रोटेशन में क्या हो, इंटेंसिटी अनचेंज हो, इंटेंसिटी क्या हो, अनचेंज हो, तो ये जो लाइट है ये होती है अनपोलराइज लाइट, क्या होती है, अनपोलराइज लाइट, ठीक है। बट जो अपनी पोलराइज लाइट का होती है, जब अपन इस विश्लेषक को पूरा घुमाते हैं, पूरा रोटेट करवाते हैं, हर एंगल से करवाते हैं, इस केस में अगर आपको 2 बार 0 मिले और 2 बार मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले तो जो लाइट आपको मिलेगी वो क्या होती है, एक पोलराइज लाइट होती है, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है। लिखो पहले इसको, क्वेश्चन लिखो पहले, इसको करते हैं फिर, ठीक है। क्वेश्चन लिखो ओके। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन आए पोलराइज लाइट, इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो एक तो आपको ये लिख कराना, पोलराइज लाइट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं वो एक डायरेक्शन में होते हैं, बट अनपोलराइज के सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में होते हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये होगा, जब किसी अनपोलराइज लाइट को एक विश्लेषक के द्वारा या बोल सकते हैं एक पोलराइड के द्वारा गुजारा जाता है, क्योंकि विश्लेषक जो होता है वो क्या करता है, एनालाइज करता है,
और जो अपना पोलराइड है वो क्या करेगा, वो इसको पोलराइज, जो अनपोलराइज लाइट है उसको पोलराइज में चेंज करता है। ठीक है, बेसिकली दोनों एक सेम होते हैं बट दोनों के काम अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो या अपन ये बोल सकते हैं कि जब किसी एक लाइट को पोलराइड से गुजारते हैं या जब किसी लाइट को एक एनालाइजर से गुजारते हैं। ठीक है, दोनों कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन अगर वो लाइट अपने पास उसका इन पूरा जो अपना पोलराइड है उसको पूरा रोटेट करने के बाद जो इंटेंसिटी प्राप्त होती है अगर वो अनचेंज हो तो लाइट क्या होगी, अनपोलराइज होगी। ओके, अगर किसी पोलराइड से एक पोलराइज लाइट को गुजारें तो उसको पूरा रोटेट करने पर इंटेंसिटी, एक पूरा चक्कर करने पर इंटेंसिटी 2 बार मैक्सिमम मिले और 2 बार शून्य मिले। ठीक है, तो वो लाइट क्या होगी, एक अपने पास पोलराइज लाइट होगी। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंस आपको लिख कर आना। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखो एक अपने पास प्रकाश की किरण है, इसको आपतित करवाते हैं एक कांच की प्लेट पे। ठीक है, अब जो कांच की प्लेट अपने पास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.73। आपको ये बोला है कि अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब किसी एक अनपोलराइज लाइट को एक अपन किसी मीडियम के ऊपर आपतित करवाते हैं तो ये क्या करेगा, इसके कुछ पार्ट का रिफ्लेक्शन होगा और कुछ पार्ट का रिफ्रैक्शन होगा, और ये अपने पास क्या है, नॉर्मल का कंडीशन है। ठीक है, देन अगर एक अनपोलराइज लाइट को एक अपन मीडियम के ऊपर आपतित करवाते हैं तो इसके कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है, अब जो अपने पास ये लाइट है ये एक अनपोलराइज लाइट है, ये क्या है, एक अनपोलराइज लाइट है। बट जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है और जो रिफ्रैक्ट हुई है ये पार्शियली पोलराइज होती है। पार्शियली का मतलब कुछ वाइब्रेशंस सेम डायरेक्शन में, कुछ अलग अलग। ठीक है, तो बेसिकली ये पार्शियली वाइब्रेट होती है इस तरह, कुछ वाइब्रेशंस प्लेन के परपेंडिकुलर और कुछ क्या होते हैं, प्लेन के समांतर होते हैं। ठीक है, किसी भी एंगल पर इसको आपतित करवा सकते हैं। ओके, अब देखो अगर इस लाइट को एक स्पेशल टाइप के एंगल के ऊपर, जिसको बोलते हैं ब्रूस्टर कोण, ब्रूस्टर एंगल, उसके ऊपर अगर इसको आपतित करवाएं, ओके, इस केस में जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो मिलती है एक प्लेन पोलराइज लाइट। सुनो ध्यान से इस बात को, जब किसी अनपोलराइज लाइट को किसी ब्रूस्टर एंगल से इस कांच की प्लेट पर या किसी माध्यम के ऊपर आपतित करवाते हैं तो जो लाइट परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है, वो एक प्लेन पोलराइज लाइट होती है। ठीक है, तो इस तरह से परावर्तन के द्वारा भी अपन एक प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त कर सकते हैं। एक सेकेंड, तो ये क्या होगी, बेसिकली पूरी पोलराइज होगी, पूरी एक प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त होगी इस तरह से। ये IP, इसका एक फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल 10IP। म्यू इक्वल क्या होता है, 10IP। म्यू अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और IP अपने पास क्या होता है, ब्रूस्टर एंगल होता है। ठीक है, एंड ये जो IP है
ये आईपी है तो ये भी आईपी होगा, ये आईपी और ये भी आईपी, और ये आर एंगल है तो आईपी प्लस आर, ये 90 होते हैं। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान और पूछा आपको है अपवर्तन कोण आर का मान, ठीक है। देन म्यू का मान गिवन है 1.73 10 आईपी, और ये क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। तो √3 कब आएगा, जब आईपी का मान हो 60 डिग्री, तो आईपी क्या होगा 60 डिग्री, 10 60 क्या होता है, √3 होता है। अपने को निकालना है आर का मान, तो आईपी प्लस आर इक्वल 90, आईपी का मान 60 तो आर का मान क्या आएगा 30 डिग्री आएगा, ओके। तो ये अपने पास क्या होता है, ब्रूस्टर का नियम होता है म्यू इक्वल 10 आईपी, ओके। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, ठीक है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है। तो जब किसी अनपोलराइज्ड लाइट अध्रुवित प्रकाश को किसी माध्यम के ऊपर ब्रूस्टर कोण से आपतित करवाएं, तब जो अपना 10 आईपी होगा, ब्रूस्टर का जो एंगल का 10 होगा, वो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है, और यही क्या होता है, ब्रूस्टर का नियम होता है, ठीक है। और आईपी प्लस आर का मान क्या होता है 90 होता है, ठीक है। लिखो इसको पहले, तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बेसिकली आज की क्लास में अपन ने इसका पूरा बेसिक ही डिस्कस किया था, जो अपना चैप्टर था पोलराइजेशन उसका बेसिक डिस्कस किया था। और आज की क्लास का अपना सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा है वो अपने पास है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है, इलिप्टिकल है और सर्कुलर है, उनका प्रोडक्शन क्या होता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो अपना ये चैप्टर है ना, उसमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बड़े क्वेश्चंस में आता है, जो अपना 15 नंबर का होता है उसमें आता है। एक तो अपने पास प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज इलिप्टिकल एंड सर्कुलर, ठीक है। एक आ सकता है कि स्पेशल कंडीशंस ऑफ प्लेन इलिप्टिकल एंड सर्कुलर, एक तो ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा इसके अंदर आता है एक पोलेरोमीटर, एक ध्रुवण मापी का, वो अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो चैप्टर अपने पास पोलराइजेशन है, इसके दो बड़े क्वेश्चंस हैं, बाकी सब छोटे क्वेश्चंस में आएगा। बड़ा क्वेश्चन दो ही है, एक तो प्रोडक्शन का जो भी डिस्कस किया आज की क्लास में, एक क्वेश्चन और है पोलेरीमीटर का, ध्रुवण मापी का, वो अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड अपन कल पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ओके। एंड इसके अंदर जो भी चीज़ें मैं करवाती हूँ, यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। जो बड़े क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे, एक तो कर चुके हैं, एक कल डिस्कस करेंगे, बाकी सभी छोटे क्वेश्चंस आएंगे, लाइक अपने पास 1 नंबर का 2 नंबर का, इस तरह से, ठीक है। तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे अपन। अगर किसी भी स्टूडेंट को चीज़ों को डीपली डिस्कस करना हो तो आई स्टडी ऑनलाइन के ऐप पर सारे लेक्चर्स अलग अलग अवेलेबल है, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। देन आज इतना ही डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का पोलराइजेशन का पार्ट सेकंड अपन कल डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज इतना ही डिस्कस करते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से लिखना, इनको बार बार रिवाइज करते रहना, ठीक है। मिलते हैं अपन अब अगले पार्ट में, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।